हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसको क्या हम कंप्लीट मैराथन के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन क्या है, इस क्लास से आपको किसी भी एग्ज़ाम हो, यानी कि यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस कोई भी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे। तो क्या है, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो क्या आप पैसेंस थोड़ा सा बनाए रखिएगा और ख़ुद को 10 से 15 मिनट रोकिएगा। उसके बाद में क्या है, आपको क्लास अपने आप ही बहुत सी ज़्यादा समझ में आने लगेगी और आप देखेंगे कि आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा जो कि आप 10 से 15 दिनों में जो बिपिन चंद्रा बुक है उसको पढ़ने के बाद मतलब पढ़ के सीखेंगे, वो आप क्या है इस एक क्लास से सीखने वाले हैं। तो क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चलिए देख लेते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस जो है बिपिन चंद्रा की बुक को हमने कंप्लीट समरी बनाई है। इसमें क्या हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट समरी कर दी है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि पहला चैप्टर इसमें क्या है 18वीं सदी भारत में राज्य एवं समाज, इसमें क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है भारत में यूरोपियों का आगमन, इसको भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। पूरा क्या समरी बनाई हुई है हमने, इसकी बिपिन चंद्रा जो एनसीईआरटी है उसकी कंप्लीट समरी बनाई है। तो इसलिए क्या यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 1857 का विद्रोह, फिर 1858 के बाद में प्रशासनिक परिवर्तन चैप्टर नंबर 7 है। और उसके बाद में क्या चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 और 13, यानी कि 13 के 13 चैप्टरों को क्या हमने, यानी कि जो बिपिन चंद्रा की बुक है उसमें 13 चैप्टर दिए हैं, उसको हमने क्या कंप्लीट समरी बनाई है। उसी को हम आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्या हमने एक बनाई थी भारत की नदियाँ, जो कि हम पहले बता चुके हैं। भारत की नदियों के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो इसलिए हमने क्या है नया एक वीडियो लेके आए हैं आपकी डिमांड पे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या है उत्तराधिकार वाले राज्य, अभी शुरू में आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेंगे, लेकिन क्या धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो क्या अगर पूछा जाए 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज, पूछा जाए क्या उत्तराधिकार वाले राज्य, तो क्या हो जाएगा अवध और हैदराबाद। डायरेक्टली पूछा जाएगा क्या उत्तराधिकार वाले राज्य कौन कौन से थे, तो इसका क्या हो जाएगा अवध और हैदराबाद। इसमें क्या हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम, यानी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो कौन था, हैदराबाद में क्या निज़ाम उल मुल्क, हैदराबाद में कौन था निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, जो क्या है 1724 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बंगाल में कौन था, बंगाल जो था 1717 में कौन था बंगाल में मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां, यानी कि बंगाल में कौन था, बंगाल का नवाब जो था मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने क्या था कलकत्ता और चंद्रनगर में, यानी कि कलकत्ता और चंद्रनगर में ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना खोलने नहीं दिया। तो सीधे सीधे यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट बन सकता है कि चंद्रनगर और कलकत्ता, यानी कि चंद्रनगर और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना किसने खोलने नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा अली वर्दी खां। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा अली वर्दी खां। और उसके बाद में क्या था हमारा अवध में, क्या अवध में तो स्वादित खां। अवध में कौन था हमारा, अवध में जो था स्वादित खां बुरहान उल मुल्क, जो क्या 1722 ईस्वी में था। उसके बाद में आता है मैसूर। मैसूर का आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था उस समय का, कौन था टीपू सुल्तान, क्या हैदर अली, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली ने जो था जो मैसूर की स्थापना की थी उस समय जो था, यानी कि शासक कौन था हैदर अली था। हैदर अली की स्थापना जो थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में ही मैसूर का यानी कि उदय हुआ था। और डिंडगली मतलब हैदर अली ने ही क्या डिंडगुली में क्या शस्त्रागार की स्थापना की थी, जो क्या कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि शस्त्रागार की स्थापना जो थी फ्रांसीसियों के सहयोग से हैदर अली ने कहाँ पे डिंडगली में स्थापना की थी। और हैदर अली के बारे में कहा जाता है क्या कि एक धार्मिक सहिष्णुड़ी मतलब सहिष्णुता थी, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का एक शासक था। और उसके बाद में क्या है 1782 में, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो था हैदर अली मारा गया। उसके बाद में इसका बेटा जो था टीपू सुल्तान, वो क्या बना शासक बना। उसने टीपू सुल्तान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में भी देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने क्या था मतलब क्या किया था नए कैलेंडर लाया और सिक्का ढलाई की, माप तोल
निजी पुस्तकालय, धर्म, विज्ञान, इतिहास और गणित में रुचि थी। यानी टीपू सुल्तान के बारे में अगर इतना पूछा जाए, क्या है इसने कौन कौन से काम किए हैं। पहला था क्या, नापतोल, निजी पुस्तकालय, धर्म, विज्ञान और इतिहास में रुचि रखी। उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम में क्या, स्वतंत्रता का वृक्ष बनाया, जो केविन क्लब का सदस्य बना, 2 नौका घाट बनवाए, फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में क्या दूत भेजे। सीधे सीधे यूपीएससी में इसी तरीके से पूछ दिया गया था कि किसने किसने मतलब किसने जो थे कहाँ, फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में और पेगू में अपने दूत भेजे। तो क्या हो जाएगा हमारा, टीपू सुल्तान। उसके बाद में आता है टीपू सुल्तान ने क्या श्रृंगेरी यानी कि श्रृंगेरी में शारदा मंदिर जो था उसे क्या मराठों ने लूटा था। तो टीपू सुल्तान ने क्या माँ शारदा की मूर्ति स्थापना में अपनी क्या ना सहयोग किया था। उसके बाद में था केरल। चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में क्या था, 4 प्रमुख सामंत थे। इसमें क्या एक था चिरक्कल, कोचीन, त्रावणकोर और कलिकट। तो यानी कि चिरक्कल, कोचीन, त्रावणकोर और कलिकट, तो केरल के 4 सामंत थे। इसमें क्या है, एक अग्रणी नेता जो थे क्या, मार्तंड वर्मन जो थे एक अग्रणी नेता थे। इसका उत्तराधिकारी कौन था, राम वर्मन था, जो क्या था, एक कवि था, विद्वान था, संगीतज्ञ और अभिनेता था। उसके बाद में आता है हमारा राजपूताना में कौन था, अमोर के सवाई जयसिंह जो थे, जिन्होंने क्या जयपुर शहर की स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्या कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमोर के सवाई जयसिंह ने क्या जयपुर शहर की स्थापना की थी। और क्या था, इनकी जो थी मतलब चौड़ी सड़कें थी जो क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो क्या है, राजपूताना राज्य जो कि सवाई के क्या अमोर के सवाई जयसिंह के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए था आपकी, जो कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछी जाती है तो बता सकें। उसके बाद में क्या था, यूक्लिड की रेखागणित का अनुवाद भी संस्कृत में किसने कराया था, जयसिंह ने ही कराया था। आगे आता है सिख के बारे में। सिख के बारे में देख लेते हैं। सिख क्या है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक सिंह ने। क्या है, फर्स्ट जो थे हमारे गुरु थे कौन, गुरु नानक सिंह, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है हरगोबिंद सिंह। हरगोबिंद सिंह ने क्या किया था, हरगोबिंद सिंह ने था सिख को एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया था। तो हरगोबिंद सिंह ने क्या है, सिखों को लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया। उसके बाद में आता है गुरु के 10वें गुरु। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे, जिन्होंने क्या किया, राजनीतिक और फौजी ताकत में यानी कि राजनीतिक और फौजी ताकत को अपना जो है शासन का आधार बनाया। उसके बाद में बहादुर शाह का साथ दिया, यानी कि जो था बहादुर शाह का साथ, जो क्या औरंगजेब को मारने में बहादुर शाह का साथ दिया था। किसने दिया था, गुरु नानक देव ने दिया था। गुरु नानक सिंह के बाद में आते हैं इनके समर्थक यानी कि बांदा सिंह। बांदा सिंह ने भी काफ़ी समय तक यानी कि सिख धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो क्या था 1715 ईस्वी में पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। इसके आगे आता है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है, राजा रणजीत सिंह जो थे, इनके अधीन जो क्या था, पंजाब था। सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब किसके अधीन था, तो क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह के अधीन, जो कहाँ के थे, चुकर सलिया क्या है, चुकर सकिया क्या है, चुकर चकिया क्या है, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। क्या है, सुकर चकिया मिसाल के प्रधान थे। तो रणजीत सिंह कहाँ के थे, चुकर चकी, क्या बोल नहीं पा रहे शब्द, थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, 1 मिनट, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, साफ कर देते हैं। क्या है, चुकर चकिया मिसाल के प्रधान थे। उसके बाद भू राजस्व क्या है, 1/2 भाग, क्या भू राजस्व का क्या 1/2 भाग जो था रणजीत सिंह लेते थे। उसके बाद यूरोपीय ढर्रे पर इन्होंने सेना बनाई, जिसमें क्या है, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान और डोगरा पंजाबी। यानी कि इनकी सेना में कौन कौन शामिल थे, सीधे सीधे यानी कि यूपीएससी पूछ चुकी है, इस तरीके से पूछती है क्वेश्चन। तो इनकी सेना में कौन कौन से थे, गोरखा थे, बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, डोगरा थे और पंजाबी थे। इनकी सेना जो क्या थी, विश्व की सेकंड यानी विश्व ने एशिया की क्या सेकंड बेस्ट सेना जो थी राजा रणजीत सिंह की थी। इसके अधीन क्या, पंजाब यानी कि जिसके अधीन पंजाब था। उसके बाद में आता है सिख, ये क्या एक धर्मपरायण सिख थे। रणजीत सिंह ने क्या गलती की थी, इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के साथ युद्ध ना कर करके क्या किया था, इन्होंने एक संधि कर ली थी, यानी कि अंग्रेजों से युद्ध ना करना पड़े, तो इसलिए इन्होंने एक संधि कर ली 1809 में। इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि सतलज के जो पश्चिमी भाग है, सतलज के पश्चिमी भाग में क्या रणजीत सिंह रहेंगे, और जो पूर्वी भाग रहेगा उसमें कौन रहेंगे, अंग्रेज़ों का कब्जा रहेगा। तो यही इसी के साथ यानी कि राजा रणजीत सिंह के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। और उसके बाद में आता है महाराणा प्रताप। क्या मराठा का पतन कैसे हुआ, मराठा में क्या शिवाजी के पोते जो थे साहू जी को औरंगजेब ने क्या
शिवाजी के पोते कौन थे? साहू जी को औरंगजेब ने क्या 1689 ईस्वी में कैद कर लिया। और बाद में इसमें क्या हुआ, साहू और चाची ताराबाई, साहू और चाची ताराबाई में क्या है, गृह युद्ध हुआ। और फिर इनके यानी कि चाची जो ताराबाई जो थी, इनके बेटे मतलब इनका जो बेटा था उसका नाम इन्होंने रखा शिवाजी द्वितीय के नाम पे क्या शासन चलाया। उसके बाद में क्या था, शिवाजी के बाद में यानी कि शिवाजी जो थे एक गोरिल्ला युद्ध के पारंगत यानी कि योद्धा थे। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध करते थे। लेकिन शिवाजी के बाद में ही कौन, बालाजी विश्वनाथ का बेटा जो था बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम जो था गोरिल्ला युद्ध का जो है बाद में शिवाजी के बाद में दूसरा नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा योद्धा था। उसके बाद में आता है चौथ और सरदेश मुखी, यानी कि ये क्या था, ये जो था मराठा साम्राज्य के तहत चौथ और सरदेश मुखी जो था क्या क्या थे, कर थे। सीधे सीधे पूछा जा सकता है चौथ और सरदेश मुखी क्या थे, तो मराठा साम्राज्य के तहत लिए जाने वाले कर। उसके बाद में था पानीपत की तृतीय लड़ाई। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुई थी? मराठा में कौन लड़ा था? सदाशिवराव भाव। और उधर से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। किसके साथ? मराठा की तरफ से सदाशिवराव और अंग्रेज मतलब उधर से कौन था? अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। यानी कि जितने भी युद्ध हुए थे उसको देख लिया। उसके बाद में आते हैं जनता की आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय, यानी कि 17वीं शताब्दी की बात चल रही है अभी। तो जनता की आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय जो था, हम यानी कि भारत जो था फारस से क्या क्या आयात करता था। यहाँ से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पुटअप कर चुकी है। तो इसमें क्या फारस से भारत क्या क्या आयात करता था? सबसे पहले क्या होगा, मोती, यानी कि फारस से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल। और अरब से क्या क्या आयात करता था? अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद। तो अरब से इतनी चीज़ें आयात करता था। उसके बाद में आता चीनी, यानी कि चीन से क्या आयात करता था? चीन से करता था चीनी मिट्टी, रेशम। और तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़े। और सिंगापुर से क्या? टिन, सिंगापुर से आयात करता था टिन। उसके बाद इंडोनेशिया से मसाले, इत्र और इंडोनेशिया से क्या आयात करता था? मसाले, इत्र और चीनी। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, इंडोनेशिया से मसाले, इत्र और चीनी। अफ्रीका से हाथी दांत और दवाइयाँ। यूरोप से क्या आयात करता था? ऊनी कपड़ा है, तांबा, लोहा, शीशा, कागज़ का आयात करता था। लेकिन भारत निर्यात भी करता था, क्योंकि भारत उस समय जो था आयात से ज़्यादा अपना निर्यात करता था। निर्यात में क्या क्या करता था भारत? निर्यात में उसमें कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च, रत्न और औषधियाँ। इन सब का भारत जो था यूरोप को अपना मतलब माल जो था मतलब भारत निर्यात करता था। उसके बाद में आते हैं शिक्षा पे, यानी कि 17वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या व्यवस्था थी? तो शिक्षा उस समय थी परंपरागत, साहित्यिक, कानून, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तक ही सीमित थी। क्या भूगोल और प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत ही सीमित ज्ञान था। और उस समय अगर राजकीय भाषा पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? राजकीय भाषा जो हो जाएगी फारसी हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, उत्तर भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो उत्तर भारत में क्या, उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक थी और सती प्रथा प्रचलित थी। परंतु क्या केरल में किया जाता? केरल में मातृ सत्तात्मक था और सती प्रथा नहीं थी। यहाँ पे इतना ध्यान देने वाली बात है, क्या उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक था और सती प्रथा थी, परंतु केरल में क्या था, यानी कि दक्षिण भारत में मातृ सत्तात्मक था और सती प्रथा नहीं थी। उसके बाद में आता है उस समय प्रमुख कवि कौन थे? उस समय के प्रमुख कवि थे मीर सौदा नासिर और मिर्ज़ा गालिब प्रमुख कवि थे। चलिए इसी के साथ हमारे क्या चैप्टर 1 जो हमने था कंप्लीट मतलब पढ़ लिया है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है फैक्चुअल हो, लेकिन क्या आप चैप्टर नंबर 2 के बाद में जो है बहुत ही अच्छा यानी कि चलने वाला है। उसके बाद चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2, यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले आता है 1453 में। 1453 में क्या था, हम क्या करेंगे मतलब टू द पॉइंट अपने यानी कि टॉपिक पे ही फोकस रहेंगे, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो इसलिए आप क्या वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या 1453 में क्या उस्मानिया सुल्तान ने क्या एशिया माइनर को जीत लिया? क्या 1453 में। उसके बाद में आता है 1492 में एक आया था कोलंबस याद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोलंबस जो था स्पेन से था, ना कि पुर्तगाल से। यहाँ पे गलती हो सकती है। तो कोलंबस जो था स्पेन से आया था, जिसने क्या अमेरिका की खोज की थी।
1492 में। इसके बाद 1498 में एक आया यात्री, पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जिसने किसकी खोज की थी? भारत की, यानी कि भारत की रास्ते की खोज की थी। जो था समुद्री मार्ग, जो था यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग था, उसकी खोज किसने की थी? मतलब पुर्तगाली जो था एक वास्को डी गामा। पर वास्को डी गामा की एक जो था व्यापारी था, उसने मदद की थी, जिसका नाम था अब्दुल हामिद। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब्दुल हामिद नामक एक व्यापारी ने जो था वास्को डी गामा की मदद की थी, तब जाके भारत में पहुंचा था। तो पुर्तगाली जो था पहुंचा कहाँ पे था? कलीकट में पहुंचा था। तो अब देख सकते हैं एक ही जगह पे आपको कितने पॉइंट इतने शॉर्ट में मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या है? पुर्तगालियों ने जो था व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ खोली? ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ खोली। तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो थी कोचीन में, गोवा में, दमन एवं दस्यू में, उसके बाद में क्या है? दमन एवं दीव में व्यापारिक केंद्र खोले थे। उसके बाद में आगे देखते हैं। 1510 में क्या गोवा में क्या फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया। उसके बाद में 1602 में क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? 1602 में हुई। इसने क्या था? युद्ध, संधि और किले बनाना। इसने क्या किया था? युद्ध किया, संधि की और किलेबंदी की। उसके बाद जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड में क्या अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। उसके बाद में चलते हैं गुजरात। गुजरात में क्या? सूरत और क्या है? जो डच थे, डचों ने कहाँ कहाँ स्थापना की? और गुजरात में, गुजरात के सूरत में, भड़ोच में, कैवे और अहमदाबाद में भी खोली। कोचीन, मद्रास, नागपट्टनम, आंध्र मूसलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली। आगे चलते हैं। आगे आता है 1599। 1599 में एक जो था ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई। क्या? मर्चेंट एडवेंचरस नामक एक कंपनी खोली गई, यानी कि अंग्रेजों ने जिसका नाम रखा था मर्चेंट एडवेंचरस ईस्ट इंडिया कंपनी। जो था 1608 ईस्वी में कहाँ पे? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलती। कहाँ पे? 1608 में सूरत में। उसके बाद में देखते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने क्या था? 1615 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया। सीधे पूछा जा सकता है कि शाही फरमान किसने जारी किया था? तो सर टॉमस रो ने। कब किया था? 1615 ईस्वी में। उसके बाद में आता है पुर्तगाली एक जो था पुर्तगाली राजकुमारी थी। राजकुमारी की शादी जो थी चार्ल्स द्वितीय के साथ में हुई। किसके? चार्ल्स द्वितीय के साथ में पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई। तो उसे क्या? बम्बई, यानी कि देख सकते हैं आप, बम्बई जो था दहेज में दे दिया गया था। और इसके आगे देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। 1600 से 1714 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1623 ईस्वी में कहाँ कहाँ तक स्थापित हो गई थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1623 ईस्वी तक की कहाँ कहाँ स्थापित किया था? सूरत, एक मिनट, सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, क्या है? आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली थी। पर दक्षिण भारत में कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से पेन यूज़ कर रहे हैं, यही वाला। चलिए आगे चलते हैं। क्या 1400 या क्या 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में जो था 3 गांव थे। कौन से थे? सूतीनाथा, कलिकता, गोविंदपुरी। इन तीनों को मिलाकर के फोर्ट विलियम किला बनाया गया, जो बाद में क्या है? कलकत्ता कहलाया। यानी कलकत्ता नगर की स्थापना जो थी इन 3 गांवों के द्वारा बनी थी। कौन सी? 1698 में सूतीनाथा, कलिकता, गोविंदपुरी नामक 3 गांवों से फोर्ट विलियम किला बना। वो बाद में क्या? कलकत्ता नगर कहलाया। उसके बाद में चलते हैं। फ्रांसीसियों ने क्या था? 1664 ईस्वी में पूर्वी तट पर कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली? यानी कि फ्रांसीसियों ने जो था चंद्रनगर, पांडुचेरी में ही कोठियाँ खोली। आगे चलते हैं। आगे क्या? अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में क्या हुआ था? अंबूर के युद्ध को ही कर्नाटक का युद्ध कहते हैं, जिसमें क्या चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग, यानी कि चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग ने मिलकर अनवरुद्दीन को हराया। किसको हराया? क्या है? अंबूर के युद्ध या फिर कर्नाटक के युद्ध में अनवरुद्दीन को किसने हराया? चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को हराया। इसके बाद में था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध क्या कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1760 में किसके किसके बिंद हुआ? अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लल्ली, यानी कि अंग्रेज जो गवर्नर था
आयरकुट था और फ्रांसीसी गवर्नर था लल्ली को हरा, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया। इसी के साथ ही क्या पेरिस की संधि हुई। बांडीबास का युद्ध कब से शांत हुआ, यानी कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है प्लासी का युद्ध, यानी कि अब मेन युद्ध जो भारत की यानी कि इतिहास का निर्णायक युद्ध जो था, जिसे क्या कहते हैं प्लासी का युद्ध, जब हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। जिसमें क्या मतलब था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, जिसकी हार हुई थी अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की थी। परंतु क्या था इसमें इसमें जो मतलब सिराजुद्दौला के ही जो सेनापति थे, जिसमें का मीर जाफ़र का नाम आता है, मीर जाफ़र हो गया या फिर राय दुर्लभ हो गया, इन्होंने धोखा दिया, यानी कि इस युद्ध को शक्ति के द्वारा ना करके छल के द्वारा जीता गया था। तो इसमें मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे जो इसके सेनापति थे, इन्होंने धोखा दे दिया था। और प्लासी के युद्ध के साथ ही अंग्रेज़ों को क्या क्या मिला था, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने को मिला, यानी कि मुफ्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल बिहार और उड़ीसा में। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल में नवाब कौन कौन हुए, उसे देख लेते हैं। बंगाल में नवाब कौन कौन से हुए थे, पहले सबसे पहले था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में बनाया बंगाल में अंग्रेजों नवाब मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को बाद में हटा दिया गया, उसके बाद में बना कासिम, और कासिम को हटा के फिर से जाफ़र बना दिया गया। तो यानी कि बंगाल के नवाबों का अगर क्रम पूछा जाए तो पहले जाएगा सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, कासिम, फिर से जाफ़र। जाफ़र को क्यों हटा कासिम को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि कासिम ने बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ ही क्या है विद्रोह कर दिया था, तो कासिम को हटा के फिर से जाफ़र बना दिया गया था। चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज और मीर कासिम, यानी कि अंग्रेज लड़े थे और दूसरी तरफ कौन था, मीर कासिम था, नवाब सिराजुद्दौला था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे, तीन थे, इधर अंग्रेज थे और इधर तीन थे। इधर कौन था, मीर कासिम था, नवाब सिराजुद्दौला था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना जो थी हार गई और अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध में क्या था, अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित कर दिया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो था डायग्राम बनाया, जिसके तहत आपको जो कहाँ कहाँ पे उत्पाद होते थे। ये पेन चेंज कर लेते हैं फिर से थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्ब ना हो पढ़ाने में। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कौन कौन से, यानी कि ऊन, सिल्क और केसर कहाँ से आता था, यानी कि ये रीजन जो हमारा है कश्मीर वाला है। अगर पूछा जाए ऊन, सिल्क और रेशम कहाँ से उत्पाद हुआ था, तो उस समय कश्मीर से उत्पादित होता था। उसके बाद नमक, नील और जो क्या है हमारा नमक और नील जो था, यानी कि जो पाकिस्तान में चला गई जगह वहाँ से था। उसमें सूरत जो है हमारा यहाँ पे है, बम्बई इधर है, कालीकट ये बंदरगाह हमारा मद्रास है, मछलीपट्टनम है जो, यहाँ से मलमल और लाख इधर बनता था। सोरा जो हमारा था बंगाल साइड से इधर आता था। आगे चलते देखते हैं इलाहाबाद की संधि। यहाँ पे थोड़ा छूट गया, यानी कि जूट और काली मिर्च ये हमारा इस रीजन से उत्पादित होता था। आगे चलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 ईस्वी में जो था हमारी इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें क्या वास्तविक स्वामी किसे बना दिया गया, वास्तविक स्वामी जो था यानी उसे निजामत और पुलिस न्यायिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हो गया। किसका हो गया, अंग्रेजों का, किस पे, न्याय और पुलिस पर। इसे क्या कहा गया, द्वैध शासन, द्वैध शासन कहा गया। इसके तहत क्या है, जो शासक यानी कि राजा जो था वो क्या नहीं यानी कि शासन करता था, लेकिन क्या अंग्रेजों के पास क्या था, पुलिस और न्याय की जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के पास थी। इसके बाद में आता है हमारा सालाबाई का युद्ध, यानी कि सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि किसके साथ हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा में क्या है सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। उसके बाद में आता है हमारा 1761 में पोर्टनवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकूट ने हरा दिया। हैदर अली यानी कि जो मद्रास का शासक था उसे हैदर अली कहा, यानी हैदर अली था, उसको किसने हराया, आयरकूट ने क्या पोर्टेनवा का युद्ध में हरा दिया, जिसे क्या कहते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। पोर्टेनवा के युद्ध को ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जिसमें क्या हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद में आता है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसकी समाप्ति किसके हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध, नहीं क्या तृतीय मैसूर युद्ध या फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कह सकते हैं। उसके बाद में था बेलजली। बेलजली ने क्या 3 सहायक संधि लाई थी उस समय। 3 सहायक संधि इसकी कौन कौन सी थी, पहला था सहायक संधि,
सहायक संधि, खुला युद्ध और इलाका हड़प, यानी कि बेलजली की 3 संधियाँ थीं, जिसमें सहायक संधि, खुला युद्ध और इलाका हड़प की संधि थी। आगे देखते हैं, यानी कि हैदर अली तो मारा गया उसके बाद में, लेकिन उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान शासक बना, जिसने क्या क्या उसकी मतलब शासक नीतियाँ थीं। पहला, अफ़गान, अरब, तुर्की में उसने अपने दूत भेजे, और 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, श्रीरंगपट्टनम में ही मारा गया। आगे चल देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा सिंधी पर विजय। सिंध पर विजय कैसे हुई? अंग्रेजों ने सिंध पर विजय क्यों की? अंग्रेजों ने सिंध पर विजय की रूसी प्रभाव को कम करने के लिए जो था, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय की। उसके बाद पंजाब पे विजय क्यों की? यानी कि रूसी प्रभाव को कम करने के लिए सिंध पे की, पर पंजाब पे क्या था, महाराजा जो रणजीत सिंह थे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रणजीत सिंह के बारे में, इनकी मृत्यु के बाद में क्या, पंजाब पर भी उन्होंने अधिकार जमा लिया। आगे चलते हैं, आगे है डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति में क्या था, 1848 से 1856 में जो था डलहौजी की हड़प नीति थी। इसके तहत डलहौजी ने क्या किया था कि जिसके भी शासक के मतलब पुत्र नहीं है, उसका जो है जो मतलब अंग्रेज जो है साम्राज्य को हड़प लेंगे। इससे क्या तहत इन्होंने किसको किसको हड़पा, यानी कि सितारा, नागपुर और झांसी को हड़प लिया था। इसी के बाद में क्या क्या 1848 में, इसी के बाद में क्या, लेकिन क्या अवध के जो नवाब थे, इनके बेटे काफ़ी थे और इनकी कई भी संतानें थीं, तो इसलिए क्या इसको नहीं हड़प पाए। तो अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह पर क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया और उसको हड़प लिया। तो यानी किसी भी तरीके से दांव पैंच से वो राज्य को हड़प करने की कोशिश करते थे। इसी के साथ हमारा क्या चैप्टर नंबर 2 जो था, इसकी कंप्लीट समरी हमने पढ़ ली। अब आगे तक चैप्टर नंबर हमारा 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हम, इसमें क्या, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा। यहाँ से भी आपको क्या एक क्वेश्चन मिलने की संभावना अच्छी खासी रहती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप यहाँ पे रख के ध्यान रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन अगर पूछा जाए किसकी बुक है, तो एडम स्मिथ की। उसके बाद में आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सृजन किया गया था। वैसे पढ़ने को तो 1773 अगर पॉलिटी में पढ़ते हैं तो बहुत ही लंबा एक्ट है, लेकिन क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हिस्ट्री वाले रीजन को ही देखेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सृजन किया गया था। उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के सदस्य क्या, 3 सदस्यीय काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए क्या 3 सदस्यीय काउंसिल की गठन करने का अधिकार दिया गया था। किसके तहत, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद में आता है हमारा 1784 के बाद में 1813 का कानून बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमने पहले ही बता दिया क्या कि हम इसको हिस्ट्री की नज़र से पढ़ रहे हैं, ना कि पॉलिटी की नज़र से। तो अगर इतना डिटेल में ना जाएं तो आप उसकी मतलब तनाव ना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 1813 का अधिकार मतलब जो अधिकार पत्र था, 1 मिनट, 1813 का क्या एकाधिकार समाप्त। 1813 के कानून जो था उसके तहत क्या कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार जो था छोड़ करके, यानी कि चाय और चीन के साथ तो व्यापार एकाधिकार रहा, परंतु बाकी सारे एकाधिकार जो थे 1813 के तहत समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद में 1 लाख रुपए, यहाँ पे याद रखिएगा 1 लाख रुपए की बात की गई, ना कि 10 लाख, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया तो वहाँ पे डाटा को गलत करने के लिए 10 लाख किया गया था और लोगों ने गलती कर दी। तो क्या होगा, 1 लाख रुपये की जो है 1 लाख रुपए की शिक्षा और समाज पर खर्च करने के लिए बात कही गई थी। उसके बाद में आर.सी. दत्त, यानी कि आर.सी. दत्त ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आर.सी. दत्त। आगे चलिए पढ़ते हैं। 1839 में ही एक कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की गई थी। कब, 1839 में ही। और पहली तार लाइन कब आई थी, पहली तार लाइन भी कब आई थी, कलकत्ता से आगरा के लिए आई थी। और डलहौजी ने ही क्या प्रथम डाक टिकट आरंभ किया, डलहौजी ने। और इस्तमरारी ज़मींदारी, आगे चलते देखते हैं, यानी कि उस समय की जो लगान की जो नियम थे उनको क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारा है इस्तमरारी या फिर ज़मींदारी, जो क्या 1765 में आया था।
जमींदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू लागू थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के लिए। इसको लागू करने वाले कौन कौन से थे? वॉरेन हेस्टिंग और कर्नवालिस थे। तो 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू थी। इसके तहत क्या था? भू राजस्व जो था वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि 10/11 भाग जो था सरकार के पास जमा करना पड़ेगा और 1/11 भाग खुद के पास रखा जाता था। तो लगान जो थी काफ़ी यानी कि हाई थी। उसके बाद में सरकार यानी कि एक जो आयोग था जिसमें क्या शोर ने हिसाब लगाया कि क्या लगाया हिसाब, यानी कि 40% यानी किसान जितना उत्पादित करता है उसका 40% जो था सरकार ले लेती है, 15% जो है बीच का ज़मींदार खा जाता है और 40% ही किसान को इसका लाभ मिल पा रहा है। तो इसके बाद में एक दूसरी व्यवस्था लाई गई ज़मींदारी व्यवस्था के बाद में, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या कहा गया था? जो कहाँ लागू थी? दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे किसने लाया था? रीड और मुनरो ने। यानी कि अगर पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाई, तो कैप्टन रीड और मुनरो ने। कहाँ पे? मद्रास में। किसानों को मालिक और कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था। यानी कि रैयतवाड़ी में भी स्थायी बंदोबस्त नहीं था पर किसानों को मालिक बना दिया गया। यहाँ पे एक मतलब फ़ायदे वाली बात है कि यहाँ पे जो भूमि का मालिक जो था वो किसान बना दिया गया, लेकिन क्या स्थायी बंदोबस्त नहीं था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त था कि जितना भी राजस्व था उसका 10/11 भाग जो था सरकार लेगी और 1/11 भाग जो है किसान खुद रखेगा। यानी कि किसान नहीं, कौन, क्या नाम है इसका? ज़मींदार जो भू राजस्व को वसूलेगा वो रखेगा। पर इससे किसानों को नुकसान हो रहा था। तो इसके बाद में आई एक रैयतवाड़ी, उसको पढ़ लिया। उसके बाद में क्या था? महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या कहा गया था कि ग्राम प्रधान को मुखिया बना दिया गया और सामूहिक रूप से यानी कि ग्राम को ही महल कहा जाता था लगान चुकाएंगे। ठीक देख सकते हैं आप कि मतलब ज़मींदारी में ज़मींदार को बना दिया गया जिसके तहत 10/11 भाग सरकार रखती थी और 1/11 भाग ज़मींदार रखता था। उसके बाद रैयतवाड़ी में रैयत को बना दिया गया और महलवाड़ी में ग्राम प्रधान को मुखिया बना दिया गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? महलवाड़ी व्यवस्था लाया था हाल्ट मैकेंजी। ये हाल्ट मैकेंजी जो था महलवाड़ी व्यवस्था लाया। इसी के देखते हैं आगे। हमने छोटा सा जो डायग्राम बना दिया जिसके तहत आपको समझ जाए, देख सकते हैं महलवाड़ी जो थी कहाँ पे लागू थी, ज़मींदारी कहाँ पे थी और रैयतवाड़ी कहाँ पे थी, जैसे कि आप डायग्राम में छोटे से देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते होंगे। चैप्टर नंबर 4, ब्रिटिश इंडिया क्या है? ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन और सामाजिक सांस्कृतिक नीति। चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश भारत में जो था प्रशासनिक गठन कैसा था और सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ कैसी थी उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर क्या है? बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। यानी कि अभी तक जितने हमने पढ़ा है वो ज़्यादातर फैक्ट थे और थोड़े से बोरिंग थे, लेकिन आगे का जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए आप क्या है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए और जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक नीति में क्या? नागरिक सेवा, यानी कि प्रशासनिक पहले देखते हैं। नागरिक सेवा यानी कि जिसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज कहा जाता था, जिसे किसने लाया था? यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है नागरिक सेवा का। इसने क्या मतलब कानून लाया? घूस के खिलाफ सख्त कानून लाया, वेतन की वृद्धि की और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु क्या राजस्व का जो 1% जो था जो कॉर्नवालिस के पास, मतलब कॉर्नवालिस ने क्या राजस्व यानी कि जो भी नागरिक सेवा का जो सिविल सर्वेंट था जितना भी राजस्व वसूलता था उसका 1% जो था उसे मिलता था। उसके बाद में पदोन्नति जो थी वरिष्ठता के आधार पर होती थी। चलिए देखते हैं। यानी कि हमने प्रशासनिक जो था सेवा उसके बारे में पढ़ा। उसके अंदर लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की जिसे क्या कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित की थी 1800 ईस्वी में। किसने स्थापित की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ये किस लिए स्थापित की थी? सिविल सेवा के प्रशासन को प्रशिक्षित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 1806 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो फिर उसके बाद में क्या कलकत्ता की जगह पे हेलवेरी कॉलेज की स्थापना की गई। यानी कि बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया और इसकी जगह पे इंग्लैंड में ही हेलवेरी कॉलेज की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। 1853 यानी कि 1853 में क्या हुआ था? इससे पहले क्या था? नागरिक सेवा जो थे प्रतियोगिता के परीक्षा के आधार पर
भर्ती किया जाएगा। यानी कि 1853 में कानून में बता दिया गया कि जो था जितनी भी नागरिक सेवा की भर्तियाँ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। तो यहाँ तक तो हमने अच्छे से पढ़ दिया। आगे देखते हैं, अभी आगे भी पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बिल्कुल टॉपिक पे ही फोकस हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए, और इसलिए आप वीडियो को क्या पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सेना में क्या सबसे ऊंचा, अगर हम लोग इधर उधर की बात करते हैं तो आज का वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें क्या पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं आगे। सेना में सबसे बड़ा ऊंचा पद जो था सूबेदार, यानी कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा ऊंचा पद जो था सूबेदार था। इसकी अधिकतम सैलरी जो थी 500 रुपये थी। परंतु पुलिस में जो था सबसे बड़ा, पुलिस को कार्नवलिस ने ही जमींदारों को पुलिस कार्य से मुक्त कर दिया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, जमींदारों को जो था पुलिस कार्य से अलग करने वाला जो कौन था, तो कौन है, कर्नवलिस था। और हर थाने को दरोगा जो था भारतीय था, परंतु क्या सुपरिटेंडेंट जिसे एसपी कहते हैं वो जिस जिले का प्रधान था वो कौन था, एक अंग्रेज ही होता था। उसके बाद में जो प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती हुई तो उसके बाद में भारतीयों को भी बाद में ये जो था मौका मिला। आगे देखते हैं नाइक गठन, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। नाइक गठन क्या कहता है? नाइक गठन में जो था वॉरेन हेस्टिंग था हमारा, वॉरेन हेस्टिंग, और उसके बाद में कर्नवलिस ने किया। इसके तहत क्या था, दीवानी थे और फौजदारी थे। दीवानी में जो क्या 4 प्रांतीय थी, जिसमें अंतिम जो थी सदर दीवानी कहा जाता था और इसे रजिस्ट्रार भी कहा जाता था। इसमें भारतीय जज होते थे, इसे क्या मुंसिफ या आमीन कहा जाता था। तो दीवानी में हमने इतना पढ़ दिया। उसके बाद फौजदारी में क्या था, फौजदारी में जो था मुस्लिम कानून लागू होता था, जिसे कि कम सख्ती से लागू किया गया था। यानी कि दीवानी के लिए जो था दीवानी कानून था, फौजदारी के लिए मुस्लिम कानून लागू था, जिसमें कौन था, उसमें वॉरेन हेस्टिंग और कर्नवलिस थे। चलिए आगे देखते हैं। और विधि आयोग, उस समय जो एक 1833 ईस्वी में एक आयोग बनाया गया था, विधि आयोग, जो किसने बनाया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसे क्या आईपीसी कानून के तहत, इसी के तहत आईपीसी कानून भी आए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा 1700, यानी कि थोड़ा सा फैक्ट है, यानी कि विश्व युद्ध के बारे में। 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, जिससे हम लोगों ने क्या लिया था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया था, फ्रांस की क्रांति से। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो था 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे ही लिया था। उस समय के चिंतक कौन कौन से थे, बेकन, लॉक, वाल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ और वेत्तम। और रेडिकल्स, ये यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीएससी या फिर कोई भी पूछ सकता है स्टेट बेसिस में, कि रेडिकल्स किसे कहा जाता था। तो रेडिकल्स जो था भारतीय सभ्यता में रुचि रखने वाले जो अंग्रेज थे उन्हें क्या कहा जाता था, रेडिकल्स कहा जाता था। आगे चलते हैं। आगे आता है 1829। 1829 में क्या, सती प्रथा। 1829 में तो सती प्रथा को गैरकानूनी कर दिया। किसने किया, विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था, विलियम बेंटिक था। और उसके बाद में 1795 से 1802 में शिशु हत्या की रोक लगा दी। किसने लगाई, बेंटिक और हार्डिंग ने। बेंटिक और हार्डिंग ने क्या, शिशु बलि पर रोक लगा दी। और नरबली पे भी रोक लगाई, किसने, हार्डिंग ने। नरबली किसमें होती थी, तो उस समय जो था गौंड जनजाति जी थी, उसमें क्या एक नरबली प्रथा प्रचलित थी, इसको किसने रोक लगा दी, हार्डिंग ने रोक लगाई। तो यहाँ तक कि तो हमने पढ़ दिया। उसके बाद में पढ़ते हैं हम आधुनिक शिक्षा के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो इसलिए क्या है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्या है, क्योंकि हम पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं आधुनिक भारत का, वो भी डिटेल में। तो आधुनिक शिक्षा क्या हुई इस समय, वारेन हेस्टिंग ने जो था 1800 यानी कि 1781 में वारेन हेस्टिंग ने का कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में। और जॉनथन डंकन ने जो था बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद में अधोगामी निष्पादन सिद्धांत, यानी कि ट्रिपल डाउन नामक एक सिद्धांत था, जिसके तहत शिक्षा के प्रसार से संबंधित था। इसके तहत कहा गया था कि शिक्षा को जो क्या है ऊपरी स्तर पर ही पढ़ा दिया जाए, और जिससे क्या है शिक्षा रिस्कर जो है नीचे बालों तक पहुंच जाएगी। परंतु ऐसा क्या हुआ, इसका उल्टा प्रभाव हुआ, जिसके तहत क्या, यानी कि शिक्षित और अशिक्षित के मध्य दूरियां बढ़ गई।
उसके बाद में आता है भारत में मंत्री यानी कि शिक्षा पे विषय पर 1854 में एक, जो, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे, 1854 में एक भारतीय शिक्षा पर क्या है, एक वुड डिस्पैच यानी कि वुड विज्ञप्ति आई, जिसे क्या है भारतीय शिक्षा पे संबंधित थी। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 1854 में आई वुड डिस्पैच या वुड विज्ञप्ति किससे संबंधित थी, तो क्या हो जाएगा, हमारी शिक्षा से संबंधित थी। इसके तहत क्या कहा था, 2% स्त्रियाँ ही शिक्षित थीं। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में ही एक मेडिकल कॉलेज था। रुड़की में केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो वुड पे क्या विज्ञप्ति जो थी शिक्षा से संबंधित थी। तो इस प्रकार से हमने क्या 4 चैप्टर जो थे अपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे। हम यहाँ पे रुकेंगे बिल्कुल नहीं, इसको अगर रुकना है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन क्या आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण क्या हुआ था। तो 19वीं सदी में क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट आता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब कि अभी तक कि हमने जो पढ़ा है, अब यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट तो इससे पहले भी था, पर यहाँ से क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या, राजा राम मोहन राय जो थे प्राच्य और पाश्य के मिले जुले थे, जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक नवोत्थान भारत में किया। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं राजा राम मोहन राय की। पहली है गिफ्ट टू मैनोथिस्ट, जो 1809 ईस्वी में फारसी में लिखी थी। उसके बाद में था आत्मीय सभा, जो बंगाल में थी और बंगाल में लिखी आत्मीय सभा। उसके बाद मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, पाखंड का विरोध किया, परंतु क्या वेद का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि वेदों का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था, और कई ऑप्शन होंगे, तो जिसमें राजा राम मोहन राय हो वह सही हो जाएगा, यानी कि वेदों का बांग्ला में अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किया। उसके बाद में एकेश्वरवाद, मानवीय तर्क को बढ़ावा दिया। उसके बाद में इनकी एक पुस्तक थी क्या, प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, न्यू टेस्टामेंट, ब्रह्म सभा, जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता था, क्या 1828 ईस्वी में बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। उसी के समय क्या राजा राम मोहन राय और एक घड़ी साज था, यानी कि घड़ी बनाने वाला जो था डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने क्या कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की थी, 1817 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं। 1825 में ही राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की, और पत्रकारिता के अग्रदूत भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता था। इन्हें लगभग क्या 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें क्या मुख्य रूप से बांग्ला हो गई, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाएं थी। इन्हें मतलब 1 दर्जन से अधिक भाषाओं को जानकारी थी, किसे, राजा राम मोहन राय को। उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने क्या लखीराज कर, यानी कि जो कृषि पे कर दिया जाता था उसको निश्चित करने की जो था जोर दिया था। उसके बाद डेरोजियो के बारे में देख लेते हैं। डेरोजियो जो था यंग बंगाल का क्या नेता था और प्रथम राष्ट्रीय कवि था, यानी यंग बंगाल की स्थापना किसने की, डेरोजियो ने की, और प्रथम राष्ट्रीय कवि का भी इसे सम्मान मिला। 22 वर्ष की अवस्था में क्या हैजा से इसकी मृत्यु हो गई थी। डेरोजियो के बारे में जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक कोट लिखा था, मतलब एक बात कही थी कि डेरोजियो को आधुनिक बंगाल और क्या आधुनिक सभ्यता का, एक मिनट, डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा था। किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। आगे देखते हैं। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने क्या बनाया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। उसके बाद में था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा रहे। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या था 1850 में बाल विवाह का विरोध किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। और ये क्या था, बैथून स्कूल के मंत्री भी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि 2022 में यूपीएससी ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठाया था कि बैथून स्कूल के मंत्री के रूप में कार्यभार किसने किया था, और डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ था ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या फिर और कई नाम दिए हुए थे, जिसमें क्या था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो था वही सही था। तो बैतूल स्कूल के मंत्री के रूप में कौन थे, और नारी शिक्षा के अग्रदूत किसे कहा जाता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कहा जाता था। उसके बाद में आता है जाम्बेकर
प्रथम जाम्बेकर प्रथम ने क्या दर्पण नामक एक साप्ताहिक जो था पत्रिका या पुस्तक पत्रिका ही थी शायद, पत्रिका की स्थापना की थी। आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर लीजिएगा, दर्पण जो था पुस्तक थी या फिर पत्र था। उसके बाद में आता है विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने देखा विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। उसके बाद में था करसोनदास मालजी। करसोनदास मालजी ने क्या था? सत्य प्रकाश नामक एक गुजराती संपादन किया था। अगला आता है हमारा गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी, जिन्हें यानी गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट पढ़ लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे हमने क्या क्या पढ़ा। पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में डेरेजियो के बारे में पढ़ा, डेरेजियो डेविड हेयर डेरेजियो के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद में हमारे जो कौन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो भी यानी कैरेक्टर थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात की गई है। तो 1857 के विद्रोह में क्या मतलब क्या हुआ था, यानी कि इससे विद्रोह होने से पहले जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। विलियम एडवर्ड जो था एक मतलब अधिकारी था, उसने कहा था पुलिस के बारे में बताते हुए कहा था कि जनता का कोड के समान, यानी कि पुलिस के उस समय काफ़ी जातियाँ होती थी। तो एडवर्ड ने कहा था कि पुलिस जो है जनता के कोड के समान है। और उस समय की प्रमुख घटनाएं जो थी, अफगान युद्ध हुआ, पंजाब का युद्ध हुआ और क्रीमिया का युद्ध हुआ। इन युद्धों ने भी क्या 1857 के युद्ध को मतलब प्रसारित करने में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई। मतलब कि 1857 का विद्रोह शुरू होने में। उसके बाद में संताल विद्रोह भी हुआ, उसी के समय संताल विद्रोह भी हो रहा था। और डलहौजी की हड़प नीति भी आ गई थी, जिसने भी क्या 1857 के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत हड़प क्या अवध को हड़प लिया था। इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि 1856 ईस्वी में आई थी। और दूसरा अंग्रेजों ने क्या गलती की थी, बाजीराव द्वितीय का जो पुत्र था नाना साहब जो था आखिरी पेशवा था, उससे क्या कहा था पैतृक राजधानी छोड़ करके पूना में जाने के रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक गलती इन्होंने ये की थी। दूसरी गलती इन्होंने क्या की थी, बहादुर शाह को कहा था कि लाल किला छोड़ करके और लाल किला छोड़ने के लिए मजबूर किया। अगली इन्होंने गलती क्या की थी, कैनिंग ने घोषणा की क्या मुगल सम्राट की पदवी भी समाप्त कर दी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इतनी गलतियाँ की 1857 के विद्रोह में, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं, आगे आता है कि ये और आगे इन्होंने एक किया कि 1856 में एक नया कानून लाया, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि हर एक नए भर्ती होने वाले सिपाही को क्या है समुद्र पार करके सिंध और पंजाब में तैनात, यानी कि समुद्र पार के जाना पड़ेगा, और सिंध और पंजाब में तैनात सिपाहियों का जो था विदेशी भत्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेना में भी दो गलतियाँ की। पहला क्या किया कि मतलब जो गलतियाँ तो नहीं कर सकते इसको कि समुद्र पार करना पड़ता, उस समय जो था मतलब था कि भारतीय जो हिंदू धर्म में था समुद्र पार करना जो था एक पाप माना जाता था, जिससे उस व्यक्ति को उसकी जात से जो था निष्कासित कर दिया जाता था। तो एक काफ़ी मतलब उस समय जो धार्मिक मुद्दा बन गया था। तो हर एक नए भर्ती सिपाही को क्या समुद्र पार करना पड़ता था, जिसने भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और सिंध और पंजाब को उस समय भारत में ही मिला लिया गया था। तो क्या था, जहाँ पे तैनात जो सिपाही थे उसे क्या विदेशी भत्ता नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या था, उन लोगों को विदेशी भत्ता मिल रहा था, तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ों को विरोध का सामना करना पड़ा। इसने भी क्या मतलब कि असंतोष बढ़ा दिया था। आ गया था सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ लेते हैं। सैयद अहमद खान ने एक लिखा था कजेज ऑफ इंडियन इम्यूनिटी। तो ये किसकी मतलब लिखी हुई कृति है, पुस्तक है सर सैयद अहमद खां की। उसके बाद में क्या है ब्राउनी बेस, एक जो उस समय राइफ़ल चल रही थी ब्राउनी बेस, उसकी जगह पे इन्होंने लाए थे एनफील्ड राइफ़ल लाए। इसमें क्या है, बाद में जो अफवाह उड़ी, अफवाह थी या मतलब सही था कुछ वो नहीं कह सकते। तो उस समय बात आई कि चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें क्या गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्राउनी बेस की जगह पे एनफील्ड राइफ़ल लाए। और जो विद्रोह हुआ प्रारंभ का हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से, यानी कि ये पूछा जाता है काफ़ी एग्जामों में कि विद्रोह का मतलब कि जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो विद्रोह मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को आरंभ हुआ।
और इससे पहले क्या 8 अप्रैल 1857 को ही, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को ही बंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और 10 मई, यानी कि 18 अप्रैल के बाद में 10 मई को विद्रोह जो था प्रारंभ हो गया। और उस समय क्या था, जो दिल्ली का सम्राट जो था बहादुर शाह को घोषित कर दिया, यानी कि जो सेना थी उस समय, जो विद्रोही थे, इन्होंने क्या एक मतलब सम्राट की आवश्यकता महसूस की। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो बहादुर शाह था उसको क्या दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। परंतु क्या वो एक वास्तविक सम्राट ना होकर के एक नाम मात्र का था। तो उसकी जगह पे एक मतलब वास्तविक सम्राट जो था, सम्राट ना कहकर मतलब कि वास्तविक जो बागडोर जो थी, इसके जनरल वक्त खां के हाथ में थी। आगे देखते हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। कानपुर में कौन था? नाना साहब थे, यानी कि कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिदरिस कादर। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे। फैज़ाबाद में कौन थे? अहमदुल्ला थे। और उसके बाद में देखते हैं विद्रोह को कुचलने में सहयोग, यानी कि जो भारतीय कुछ थे जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में सहयोग किया था। ये क्या थे? जो विद्रोही थे, यानी कि विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ इसके बारे में पढ़ा हमने। परंतु विद्रोह को कुचलने में जिन्होंने सहयोग किया उसके बारे में देखते हैं। विद्रोह को कुचलने में किसने किसने सहयोग किया? सिंधिया, इंदौर के होलकर, यानी कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, राजपूत, भोपाल के नवाब पटियाला, क्या है, भोपाल के नवाब पटियाला, नाभा और जिंदा के सिख, पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा ने, इन सब ने क्या किया था? विद्रोह को कुचलने में अपना सहयोग निभाया था। उसके बाद में आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय, इन्होंने क्या किया था? आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो भारतीय थे उन्होंने भी विद्रोह का मतलब साथ ना दे करके उसका विरोध ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। उस समय एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति में क्या था? एक समिति ज़्यादा उस नेतृत्व था, उसमें क्या 10 सदस्य थे, यानी कि विद्रोह के समय जो विद्रोही थे उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें 10 सदस्य थे। इसमें से 4 जो थे, यानी कि 4 लोग नागरिक थे और 6 लोग सिपाही थे। तो इसी के साथ हमारा 1857 का विद्रोह जो था उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे उसको पढ़ लिया। आगे अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, यानी कि इससे पहले हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चैप्टर नंबर 7 आता है। अब क्या सब इम्पोर्टेंट है अभी, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा का पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 है। इसमें क्या 1857 के बाद में जो अंग्रेज़ों ने अपना परिवर्तन किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो था अंग्रेज़ों ने क्या किया था 1858 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें ब्रिटिश संसद, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासक था, ब्रिटिश संप्रभुता जो थी, यानी कि ब्रिटिश संसद को दे दी, जिसमें क्या भारतीय मंत्री या फिर सीक्रेट ऑफ स्टेट का गठन किया गया था। गवर्नर जनरल के साथ क्या कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला आया कानून 1861 का कानून, यानी कि 1858 के कानून के तहत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटिश संसद को शक्ति दे दी गई और भारतीय मंत्री या सीक्रेट ऑफ स्टेट का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के साथ में क्या है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन किया गया। उसके बाद में एक कानून लाया 1861 का। 1861 के कानून में क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल को क्या था काउंसिल पे कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और इसे क्या कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तो कानून बनाने की शक्ति जो थी 1861 के तहत दी गई थी। और उसके बाद में आता है हमारा 1833 का कानून। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या हिस्ट्री की नज़र से इन कानून को देख रहे हैं, पॉलिटी की नज़र से नहीं। जब पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी की नज़र से देखेंगे। 1833 का कानून में क्या था एक केंद्रीकृत, यानी कि इसमें क्या यानी कि सेंट्रलाइजेशन की मतलब जो है प्रयास किया गया, यानी केंद्रीकरण का प्रयास किया गया था, परंतु ये क्या था असफल रहा था। उसके बाद में 1870 में क्या लॉर्ड मियो ने प्रांतीय वित्त को 1870 में किसने लॉर्ड मियो ने प्रांतीय वित्त को क्या केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया। और पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा व सड़क जैसे कार्य जो था क्या किसे दे दिए
प्रांतीय सरकार को दे दिए। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। किसने? लॉर्ड मियो ने। चलिए आगे देखते हैं। आ गया था सेना में। सेना में क्या हुआ था? सेना में यूरोपीय सैनिकों की वृद्धि कर दी। यानी कि हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा कि 1857 के बाद में जो भी परिवर्तन किए गए थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सेना में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया? यानी कि सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी और जो सैनिक थे उन्हें लड़ाकू और गैर लड़ाकू में मतलब विभाजित किया। लड़ाकू में इन्होंने क्या कहा? जो थे मतलब सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह को दमन करने में सहायता की थी उन्हें लड़ाकू सैनिक घोषित किया, और जो राष्ट्रवादी सैनिक थे उन्हें क्या है? गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। लड़ाकू में इन्होंने पंजाबियों को, गोरखा को, पठानों को जो था लड़ाकू सैनिक कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट जो है एग्जाम में आने लायक हैं। तो क्या है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे और आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में अपनी बता सकते हैं कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। आ गया था 1863 यानी कि प्रथम सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने वाले 1863 में क्या सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने सिविल सेवा में पास कर लिया 1863 में। उसके बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया जिसमें क्या प्रथम बाल श्रम कानून 1881 आया, जिसके तहत कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसे कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा, परंतु 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा है उसे क्या 9 घंटे तक कारखाने में कार्य करने के लिए मतलब आदेश था। उसके बाद में 1700 मतलब 1881 के बाद में 10 साल बाद एक दूसरा कानून आता है 1891 का कानून। ये है द्वितीय कारखाना अधिनियम। इसमें क्या कहा था? यानी कि हर एक जो कर्मचारी थे उसे 4 छुट्टियाँ, हर एक महीने में 4 छुट्टियाँ मिलेंगी, और स्त्रियों के लिए जो था घंटे कम कर दिए, 11 घंटे का कार्य निश्चित कर दिया गया। बच्चों का जो था 9 से घटा के कितना कर दिया गया? 7 घंटे कर दिया गया, और सभी के लिए साप्ताहिक छुट्टी कर दी गई। परंतु यहाँ पे एक अपवाद था। अपवाद क्या था? यहाँ पे देख सकते हैं कि जो असम के जो चाय बागान थे ये कानून उन पर लागू नहीं था। आगे आता है इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि 1835 का कानून था। इसमें क्या चार्ल्स मेटकाफ ने, यानी कि 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर प्रतिबंध को मुक्त कर दिया, यानी कि मुक्त कर दिया। इसे ही क्या प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन इस पॉइंट को कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है या फिर कब किया गया था। तो चार्ल्स मेटकाफ को 1835 में इसने प्रेस की क्या है प्रतिबंधों को मुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसके बाद में क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, इसके तहत फिर से प्रेस की स्वतंत्रता को मतलब छीन लिया गया, जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया। आगे देखते हैं 1814 में एक नेपाल के साथ युद्ध किया अंग्रेजों ने, यानी कि नेपाल के साथ युद्ध अंग्रेजों ने कब किया? 1814 ईस्वी में, जिसके तहत गढ़वाल कुमायूं को छोड़ना पड़ा, यानी कि नेपालियों को जो था गढ़वाल कुमायूं को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में सिक्किम से भी हटना पड़ा, शिमला मसूरी नैनीताल भी अंग्रेजों ने क्या छीन लिया, और अंग्रेज़ों की क्या गोरखा को क्या करता अंग्रेज़ों की सेना में शामिल कर लिया गया। नेपाल के युद्ध से अंग्रेज़ों को ये सब मिला था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या है बर्मा पे भी युद्ध किया और बर्मा पे भी विजय प्राप्त की। तो बर्मा से इन्हें क्या मिला? सबसे पहले क्या है इन्होंने बर्मा पे विजय क्यों प्राप्त की? क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था उसको कम करना था। उसके बाद में आराकान और मणिपुर पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी के तहत असम, कछार और ब्रह्मपुत्र घाटी पर भी इन्होंने अधिकार जमा लिया था। किसके तहत? जो था बर्मा पे विजय के साथ। आगे चलते हैं। इसके बाद में बर्मा जो कि उसकी संधि कभी यानदूब की संधि जो थी शांति, यानी कि बर्मा के साथ युद्ध की शांति जो थी यानदूब की संधि के साथ पूर्ण हुई। कब हुई? 1826 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में था हमारा 4 जनवरी 1948 में बर्मा का यानी कि 4 जनवरी 1948 को बर्मा की स्वाधीनता प्राप्त हुई। कब हुई? 4 जनवरी 1948 को। पर अफ़गान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अफ़गान युद्ध में क्या हुआ? अफ़गान युद्ध क्यों किया इन्होंने? अफ़गान किया रूसियों की चुनौतियों के लिए, यानी कि बर्मा जो था फ्रांसीसियों से डरता और अफ़गानिस्तान जो था रूसियों के डर के कारण इन्होंने विजय प्राप्त की और रूस की चुनौती। और उसके बाद में क्या एक पुलिस चौकी स्थापित की, कहाँ पे? फ्रांस में ही।
जब विजय के बाद में। और फ्रांस की संधि जो हुई, यानी कि फ्रांस का युद्ध जो समाप्त हुआ क्या, गंधमक की संधि के साथ 1879 ईस्वी में हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर, हम आ गए हैं हम 8 पे। इससे पहले हमने क्या चैप्टर 7 चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ तक कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे, यानी कि आज हमारा क्लास जो है, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम से आपको क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि तो आप समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, इसमें क्या कहा गया, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, यानी कि ब्रिटिश शासन पर आर्थिक प्रभाव क्या क्या था। इसमें 1813 हम पहले देख चुके हैं क्या, एकाधिकार, यानी कि एक तरफा मुक्त व्यापार, एक तरफा मुक्त व्यापार चालू कर दिया था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पर क्या, चाय और चीन के एकाधिकार को रखा गया था। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बम्बई में स्थापित हुई थी 1853 ईस्वी में। कौन, कावासाजी नाना भाई ने स्थापित की थी। और पहली जूट मिल कब हुई थी, सरार, यानी कि बंगाल में स्थापित हुई थी, कभी 1855 में। और 1814 में प्रथम क्या है, 1814 में क्या, कुल बैंक जमा का 70% जो था विदेशियों का था, जहाँ यानी कि जितना भी धन था बैंक में, उसका 70% किसके पास था, विदेशियों का था। उसी के समय, उसी टाइम पे क्या है, एक दीन बंधु ने नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखी, जिसपे कहा है नील की खेती से संबंधित जितने भी अत्याचार थे उसके बारे में इन्होंने बताया था। कब लिखी गई थी, 1860 ईस्वी में। किसने लिखी, दीन बंधु मित्र ने। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 1814 से 1819 में क्या है, अकाल हुआ, यानी कि उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत ही भयानक। कितने अकाल, 12 अकाल पड़े थे लगभग। तो उस समय इतना अकाल पड़ा कि 2,85,00,000 यानी 2,88,25,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं उस समय की जनसंख्या करीब 30 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। तो इसमें क्या, 2,88,00,000 यानी कि लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग, 3 करोड़ लोग मारे गए थे। तो कितना बड़ा भयानक अकाल भारत में पड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसी समय क्या, इंपीरियल गजेटियर नामक कहा आया था, इसे विलियम हंटर ने लाया था। उस समय क्या, जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई थी, 32। उस समय जीवन प्रत्याशा भारत की कितनी थी, 32 थी। आज कितनी हो गई है, 70 के आसपास हो चुकी है, यानी कि जीवन प्रत्याशा आज कितनी हो गई, 70 के आसपास हो चुकी है। उस समय कितनी थी, 32 थी। तो चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर, अब आते हैं हम 9 पे, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, छोटा ही था, 2-3 पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट थे, वो हमने कवर किया। अब चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 9 है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई मिलने वाले हैं आपको। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन 1885 से 1905, और उसके बाद में अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आने वाले हैं। यानी कि यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो टॉपिक है चालू हो गया है। सबसे पहले क्या है, बंगाल में कौन कौन था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर। असम में था लक्ष्मीनाथ और बेजुआ रुआ। मराठी में था विष्णु शास्त्री चापुलकर। और तमिल में कौन था, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी में थे। और उर्दू में थे क्या है, अल्ताफ़ हुसैन। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं देख लेते हैं पहले। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिसंबर 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेमस चंद्र बनर्जी थे। 1866 में क्या था, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में मतलब जो प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1866 में क्या है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, लंदन में, जिसमें क्या दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की 1866 में। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद में था कलकत्ता में एक आई थी इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने।
तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। उसके बाद में आता है 1870। 1870 में जस्टिस रनाडे ने क्या किया था? जस्टिस रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? जस्टिस रनाडे ने। उसके बाद में आता है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 ईस्वी में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालुक्य, इन सभी ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है 1885। 1885 में एक आया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, इन सभी ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय ने, यानी कि अगर पूछा जाएगा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाला लाजपत राय ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है 1890। 1890 में क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? क्या है? कादम्बनी गांगुली। ये कल परसों आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम महिला स्नातक जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से कौन थी? तो कौन होंगी? हमारा कादम्बनी गांगुली। यहाँ पे क्या आपको यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ARO, हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्या डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1881 में पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था, और इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन ने एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण कहा था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। यानी कहा था कि जो ब्रिटिश शासन है भारत में स्थायी और बढ़ता हुआ एक विदेशी आक्रमण है। और 1897 में बम्बई सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को और अन्य नेता को क्या गिरफ्तार कर लिया, और पूना के 2 नाटू भाइयों को क्या अंडमान भेज दिया। 1905 में क्या था? कांग्रेस ने नरमपंथियों का वर्चस्व था। 1905 में कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व था। और 1889 में कांग्रेस ने एक ब्रिटिश समिति बनाई, इसमें क्या इंडिया नामक पत्रिका का भी संपादन किया। और उसके बाद में आगे देखते हैं डफरिन ने क्या किया था? 1887 में कहा था कि जनता, यानी कांग्रेस के बारे में एक टिप्पणी करते हुए डफरिन ने कहा कि जनता के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का बताया। यानी कि डफरिन ने बताया कांग्रेस को जनता का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग है। परंतु इसके बाद में और कहा गया कि बेवकूफ़ बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक नामक मतलब यहाँ के जो नेता थे इन लोगों को इस नाम से पुकारते थे चिढ़ाने के रूप में। करजन ने 1900 में क्या कहा? कांग्रेस का महल भर्रा रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरने में सहयोग करूं। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, यानी कि अब 3 चैप्टर केवल बचे हैं, उसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, आधुनिक भारत पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यानी धार्मिक और सामाजिक सुधार, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। इसमें आगे क्या होता है हमारा धार्मिक और सामाजिक सुधार। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं 1858 के बाद में। तो बम्बई में क्या 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली थी, जिसने क्या मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया था। किसने किया था? परमहंस मंडली ने। इसी समय क्या रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में क्या आया था? रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, यानी कि त्याग, ध्यान और भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। आगे चलते हैं। विवेकानंद के बाद में दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1875 में ये क्या इन्होंने क्या वेदों को उल्लंघनीय बताया, मतलब आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनका जो था सिद्धांत था, इन्होंने कहा क्या वेदों को उल्लंघनीय बताया, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद इतरवारी और सभाओं में वाद विवाद भी किया, यानी कि इतवारी सभाओं में वाद विवाद भी किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी USA HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS अल्कोट ने की थी। किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। 1886 याद है। 1886 में क्या मद्रास में
जो था एनी बेसेंट मद्रास में अडियार, मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट लाई। कौन लाई? 1886 में। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो अमेरिका में तो HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकट ने स्थापना की थी, पर मद्रास में जो था एनी बेसेंट लाई अडियार में। उसके बाद में एनी बेसेंट ने एक जो था बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में क्या मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस क्या है, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बन गया। आगे चलते हैं, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने क्या अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की, यानी कि मतलब अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। और 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन इलेक्टोरल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कौन थी? ईरान, यानी कि एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक इन्होंने क्या बताया? कुरान को बताया। उसके बाद में 1875 में इन्होंने क्या था? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्या? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बन गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। उसके बाद पारसियों के सुधार आया 1885 में ही। क्या? रहमानी मज्यादसन सभा, क्या है? रहमानी मज्यादसन सभा, जैसे क्या नरोजी फारदूजी और दादा भाई नरोजी S बंगाली ने मतलब क्या स्थापना की थी। उसके बाद में सिखों के संदर्भ में क्या? 19वीं सदी के अंत में अमृतसर में एक खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। और 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन स्टार्ट हुआ। यानी कि 1920 में अकाली आंदोलन अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो पंजाब में सिख से संबंधित है अकाली आंदोलन। इसके साथ क्या मतलब गुरुद्वारा भ्रष्ट में जो महंत थे उनके खिलाफ किया गया था। और 1922 में क्या सिख गुरुद्वारा कानून बनाया 1922 में। उसके बाद वंग भंग होम रूल आंदोलन में भी स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था इसी समय में। असहयोग आंदोलन में जेल गई, लाठी खाई और आंसू गैस के गोले भी जेले। सरोजनी नायडू के बारे में क्या है? ये प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कादम्बिनी गांगुली, जो क्या थी? प्रथम जो है मतलब महिला स्नातक थी। और उसके बाद में 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आया। 1955 में हिंदू विवाह कानून आया 1955। गांधी जी ने क्या 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है क्या कि गांधी जी ने ही क्या अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। उसके बाद में था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने प्रथम व्यक्ति थी जिन्होंने क्या निचली जातियों के लिए स्कूल खोले, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कौन थी? ज्योतिबा फुले थी। उसके बाद में आता है भीमराव अम्बेडकर। चलिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। ये व्यक्ति कौन थे? जो अनुसूचित जाति मतलब जो थी निचली जातियों के उद्धारक के रूप में इनकी जानकारी मतलब इन्हें जाना जाता है। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की थी। और अन्य अखिल भारतीय वंचित वर्ग की संघ की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद में आता है केरल। केरल में कौन थे? श्री नारायण गुरु थे केरल में। इन्होंने क्या एक नारा था इनका, मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया। और आत्मसम्मान आंदोलन भी इन्होंने ही चालू किया था। कि इन्होंने किया था? केरल के थे जो आत्मसम्मान आंदोलन किसने? एक मिनट, कौन? श्री नारायण गुरु ने। चलिए आगे इधर देखते हैं हम। आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर चल रहा है और कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्या एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। अब आता हम चैप्टर नंबर 11 पे आ चुके हैं। इससे पहले कि आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना लंबा सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम 10 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम 11 नंबर चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 है राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद। यानी कि इससे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा 1905 तक की। अब 1905 से 18 तक जिसमें क्या है राष्ट्रीय आंदोलन क्या उग्र राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 1905 में क्या बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ 1905 में हुआ था। 1904 में देख लेते हैं। 1904 में क्या ईस्ट इंडिया, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। इस बार इस पेन को रख लेते हैं, इस वाले को रख लेते हैं। चलिए
तो क्या था बंगाल में बंगाल विभाजन। उसके बाद में 1804 क्या है 1904 में ईस्ट इंडिया क्या इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। क्या 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आगे देखते हैं 1897 में नाटो भाइयों को क्या है बिना मुकदमा के जेल भेज दिया गया। कब 1897 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून आया जो सख्ती कर दी कि भारतीय विश्वविद्यालयों पर। 1904 में। पेन जी सही नहीं है थोड़ा सा। और 1986 1996 में क्या इथोपिया ने जो था इटली को हरा दिया था। 1905 में जापान ने रूस को हराया। जिस समय क्या भारतीय आज़ादी के मतलब जो भारतीय आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जो घटना चक्र थे मतलब घटनाक्रम थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 1986 में क्या था इथोपिया के हाथों इटली की हार हो चुकी थी और जापान के हाथों रूस की हार 1905 में हो चुकी थी। और उसी समय कराची क्रॉनिकल समाचार पत्र ब्योर युद्ध भी उसी समय हुआ था। आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या 1856 में इनका जन्म हुआ और 1880 में इन्होंने क्या न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। और अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक पुस्तकों की भी रचना इन्होंने की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे याद करने के लिए क्या अगर मराठी की बात कहा जाए यानी कि मराठी जो है अंग्रेजी में जो है मराठी है और मराठी में क्या है केसरी है। तो यहाँ पे याद रख सकें कि अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मराठी मतलब अंग्रेजी मतलब मराठा जो पुस्तक है जो मराठा पुस्तक है वो किस में लिखी है अंग्रेजी में लिखी है और जो केसरी इनकी पुस्तक है वो मराठी में लिखी गई है। यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे उल्टी चीज़ मतलब है याद रखने के लिए यहाँ पे ट्रिक है। तो अंग्रेजी में जो पुस्तक थी उसका नाम मराठा है और जो मराठी में जो पुस्तक थी उसका नाम केसरी है। उसके बाद इन्होंने ही शिवाजी उत्सव गणपति उत्सव और भी मतलब प्रारंभ किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। उसके बाद है बंगाल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन मतलब की घोषणा की गई थी। इसने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने क्या था बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जिसके तहत बंगाल बिहार उड़ीसा की जो है इसमें 5 करोड़ जनसंख्या 5.4 करोड़ जनसंख्या थी जो पश्चिमी बंगाल बन गई। और पूर्वी बंगाल में कौन कौन था असम था हमारा पूर्वी बंगाल मतलब असम और पूर्वी बंगाल था जिसमें पूर्वी बंगाल जिसकी जनसंख्या कितनी थी लगभग 3 करोड़ थी। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही क्या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किए गए। अगर सीधे सीधे पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके लिए था तो बंगाल विभाजन के लिए था। इस आंदोलन की मतलब शुरुआत कब हुई 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल में कहाँ पे कलकत्ता के टाउन हॉल में और जो था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। यानी कि बंगाल विभाजन जो था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इसी दिन को क्या शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को क्या शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी यानी कि जो विभाजन था उसको विरोध में लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की भी रचना की थी। उसके बाद में था आचार्य पीसी राय ने क्या बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की। यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संबंध में जो आचार्य पीसी राय थे उन्होंने बंगाल के क्रेनिकल यानी कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई ताकि अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया जा सके। उसी वक्त कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे अरविंद घोष थे। और 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। उसके बाद में था 1908 में कौन था क्या सुखदेव खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी और क्या 1908 में याद रखिए अभी 1908 है। 1908 में सुखदेव राम क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। 1908 में क्या खुदीराम बोस
प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बागी बम पर क्या है विस्फोट किया। और उसमें कौन मारा गया था? मतलब किंग फोर्ड्स को मारने की जो योजना बनाई थी वो असफल हो गई, वह बच निकला था। उसके बाद में था लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मन और विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल, यानी कि जो लंदन में इन लोगों ने मोर्चा संभाला, किसने संभाला था? श्यामजी कृष्ण वर्मन थे, विनायक दामोदर सावरकर थे और हरदयाल थे। उसके बाद में था यूरोप में कौन नेता थे? नेता मैडम क्या है, मैडम भीमा, क्या लिखा हुआ है, मैडम भीमा क्या है, भीखाजी कामा, हाँ मैडम भीखाजी कामा और अजीत सिंह। यूरोप में कौन था? मैडम भीखाजी कामा और अजीत सिंह। आगे देखते हैं 1905 से 1914 में क्या हुआ। इसमें क्या नरमपंथी और गर्मपंथी विवाद, और गर्मपंथी विवाद हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। यानी कि नरमपंथी क्या चाहते थे कि भारत में ही रहे केवल, यानी कि बंगाल तक ही सीमित रहे, और गर्मपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पूरे भारत में प्रसारित किया जाए। इसी पे दोनों में फूट हो गई। उसके बाद में एक फूट और हुई कि अध्यक्ष पद के विवाद, यानी कि अध्यक्ष पद का भी विवाद हुआ, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी को बाद में अध्यक्ष बना दिया गया। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या नरमपंथी और गर्मपंथी का क्या विभाजन हो गया। और 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया, और दिल्ली की राजधानी के स्थान पर, मतलब को कलकत्ता जो थी उसके स्थान पर क्या है, दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कही दी गई। और 1912 में, मतलब 1912 में क्या दिल्ली राजधानी बन भी गई। और क्या किया था? उर्दू को हटा करके यहाँ पे हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। उसके बाद में इन्होंने किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। और दादा भाई नौरोजी को 1886 में अधिवेशन में इस मतलब क्या कहा था, सांप्रदायिक घृणा को मतलब फैलाने की पूरी छूट दे दी। पर क्या दादा भाई नौरोजी ने जो था 1886 में अधिवेशन में स्पष्ट रूप से आश्वासन कर दिया कि कांग्रेस जो है केवल मतलब कि मतलब राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएगी, ना कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को। तो इस प्रकार से कांग्रेस के जो मतलब उद्देश्य था, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा कर दी थी। उसके बाद में था अरविंद घोष ने क्या कहा था, इसके बारे में देख लेते हैं। अरविंद घोष ने कहा कि भारत माता है और राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। तो अरविंद घोष का ये एक ऐलान था। और उसके बाद में था उग्र राष्ट्रवाद में अरहार आंदोलन में क्या, उग्र राष्ट्रवाद में मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां और गजहरुल हक ने अरहार आंदोलन को मतलब शुरू किया था। और अल हिलाल और अल बिलाल ये किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हैं, अल हिलाल और अल बिलाल। उसके बाद तुर्की के सहयोग के लिए मेडिकल मिशन की स्थापना की गई। इसकी किसके मतलब अध्यक्षता में? क्या M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक तुर्की की सहायता के लिए क्या मेडिकल मिशन की भी शुरुआत, मतलब मेडिकल मिशन बनाया गया था। आगे देखते हैं 2 होम रूल लीग, यानी कि भारत में आप जानते होंगे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 15-16 में, 1915-16 में, यानी कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग हुई है। आप जानते होंगे एक होम रूल लीग है, लेकिन क्या 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पहली होम रूल लीग थी जो कि लोकमान्य तिलक के साथ, मतलब लोकमान्य तिलक थे, और दूसरे में कौन थे? एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि दोनों की होम रूल लीग में अंतर क्या था। जो लोकमान्य तिलक की थी वो मुख्य रूप से क्या बम्बई में ही सीमित थी, पर एनी बेसेंट की जो तो होम रूल लीग थी वो क्या पूरे भारत भर में प्रसारित थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है 1913 में क्या गदर पार्टी की स्थापना हुई, और USA, कनाडा, पंजाब के सिख किसान और पूर्व के सैनिकों से मिलकर बनी थी। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? यानी कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, मोहम्मद वारकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भकना, बाबा गुरुमुख, करतार सिंह, रहमत अली और परमानंद। ये सब क्या थे हमारे, यानी कि गदर पार्टी से संबंधित सारे के सारे नेता, मतलब क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी या फिर प्रमुख नेता भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी थी, इसकी विचारधारा जो तो कैसी थी, धर्मनिरपेक्ष थी। और 21 फरवरी 1915 को
क्या 1915 मतलब 15 को जो था अंग्रेज़ों को इसकी खबर पड़ गई और इस पूरे के पूरे जो था मतलब पार्टी को क्या समाप्त कर दिया गया था। आगे क्या सिंगापुर में एक आई थी पंच लाइट इन्फेंट्री बनाई गई, जो किससे मतलब इंस्पायर्ड थी, वो गदर पार्टी से ही प्रेरित थी। तो कहाँ पे पंच लाइट इन्फेंट्री अगर पूछा जाए कि पंच लाइट इन्फेंट्री जो थी सिंगापुर में स्थापित की थी, जो किससे प्रेरित थी, तो गदर पार्टी से प्रेरित थी। उसके बाद में इसका नेतृत्व कौन था? इसका नेतृत्व जो कर रहा था जमींदार चस्ती खां और सूबेदार झंडा खां, जो कौन कर रहे थे इसका 5वीं लाइट इन्फेंट्री की जो थे नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद में आता है एक जितिन मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। जितिन मुखर्जी को इन्हें क्या कहता है, बाधा जितिन के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा पॉइंट था तो इसको हमने देख लिया। आगे देखते हैं लखनऊ के क्या मतलब कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें क्या हुआ था, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था वो 1916 में एक साथ फिर से आ गए थे। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी एक साथ आ गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए। अबुल कलाम आज़ाद की मतलब अल हिलाल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या अल हिलाल और अल बिलाल, ये अबुल कलाम आज़ाद की रचनाएं हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना की मौलाना मोहम्मद अली की क्या कॉमरेड, मौलाना मोहम्मद अली की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, कॉमरेड है। आगे चलते देखते हैं यानी कि 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को क्या ब्रिटिश ने क्या ब्रिटेन ने कहा क्रमिक रूप से भारत में आधिकारिक स्थापना। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने क्या कहा कि क्रमिक रूप से भारत में सरकार की आधिकारिक स्थापना की जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 12। आप देख सकते हैं कि हम क्या चैप्टर नंबर 11 तक की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे केवल लास्ट के 2 बचे हैं, यानी कि 12 संघर्ष के लिए प्रथम और संघर्ष के लिए द्वितीय, यानी कि 2। अब जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है वीडियो, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए अब, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने में और यहाँ तक कि इतने फैक्ट्स को मतलब एक साथ लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप का मतलब दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को हुई थी। और इसमें क्या है, रूस का तख्ता पलट कर दिया गया। उसमें साम्राज्यवादी मतलब समाजवादी राज्य सोवियत संघ का गठन हुआ। कब हुआ? 1917 को, 7 नवंबर 1917 को। और 1919 को क्या हुआ था, मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसके तहत क्या प्रांतीय विधायिका परिषद का अधिक मतलब आकार जो था बढ़ा दिया गया। और दोहरी शासन प्रणाली, यानी 1919 से क्या था दोहरी शासन प्रणाली है, जिसमें क्या वित्त कानून व्यवस्था आदि का क्या कुछ विषय को आरक्षित कर दिया गया। शिक्षा जनस्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन के हस्तांतरित घोषित कर दिया गया। यानी कि वित्त कानून व्यवस्था, यानी कि वित्त और शासन प्रणाली हो गया, वित्त हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, इसे क्या आरक्षित कर दिया। परंतु क्या शिक्षा जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन को क्या हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि इस पर अपना अधिकार कर लिया और इससे क्या है स्थानीय स्वशासन को दे दिया गया। और उसके बाद में आगे देखते हैं इंडियन लिबरल एसोसिएशन, जी क्या उदारवादी था। इसकी स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसके बाद में देखते हैं रोलेट एक्ट, 1919 का रोलेट एक्ट आया था। 1919 का रोलेट एक्ट, इसमें क्या एक भारतीय द्वारा विरोध, यानी एक भारतीय सदस्य द्वारा संसद में विरोध किया गया था, फिर भी इसके बावजूद क्या रोलेट एक्ट को बना दिया गया। इसमें क्या था मतलब रोलेट एक्ट में क्या किया गया था, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या बिना दलील बिना अपील बिना वकील के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसका विरोध काफ़ी हुआ था। इसी के तहत क्या सरकार मतलब जो कांग्रेस ने था अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। और गांधी जी के नेतृत्व में कहा 2 अक्टूबर, अब गांधी जी का देख लेते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या क्या किया है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण में से एक मतलब बिंदु है ये। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1857 मतलब 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था। इनकी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? यंग इंडिया था।
और 1915 यानी कि 1915 में 46 वर्ष की अवस्था में गांधी जी कहाँ से आए थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इनके प्रमुख आंदोलन में क्या, चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह बनाया उन्होंने, सबसे पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में बिहार में क्या, इसमें क्या था, बिहार में नील की खेती में किसानों का क्या अत्याचार, नील की खेती में किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका विरोध के लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। इसमें क्या, 3 कटिया व्यवस्था, मतलब 3 कटिया व्यवस्था चल रही थी, जिसके तहत क्या 3/20 भाग पर किसानों को जो था नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया था। परंतु वैसा क्या था हुआ, उस समय जो था नील का प्रतिस्थापक यानी कि कुछ केमिकल आ चुका था, जिस कारण नील की खेती पे करना किसानों के लिए जो था मतलब जो हानिकारक था। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे, सबसे पहले तो गांधी जी तो थे ही, उसके बाद में बाबू राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, JB कृपलानी भी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है आगे देखते हैं नरहरि पारिक थे और महादेव देसाई भी थे, उसमें चंपारण सत्याग्रह में। अब अगला आता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब गांधी जी का जो था आंदोलन था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। इसमें कहा था कि मजदूरों ने 35% मांग बढ़ाई, मतलब मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। गांधी जी ने पहला जैसा आंदोलन था जिसमें कि आमरण अनशन प्रारंभ गांधी जी ने कर दिया था। उसके बाद में गुजरात में आया खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब था, इसमें क्या, किसानों की फसल चौपट हो गई, परंतु सरकार ने क्या कहा कि लगान मतलब छोड़ने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, आमरण अनशन किया, मतलब अनशन किया। और यहाँ पे भूख हड़ताल यानी कि प्रथम भूख हड़ताल किसमें की थी, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में ही की थी। उसके बाद में आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी अनुशंसा, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं गांधी जी के 3 लक्ष्य कहा जाते हैं, मतलब गांधी जी कहते हैं कि उनके 3 लक्ष्य थे। उन तीनों लक्ष्य में पहला क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाना। दूसरा था उनका मतलब छुआछूत को ख़त्म करना। तीसरा था स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को मतलब सुधारना। गांधी जी के ये 3 प्रमुख लक्ष्य मतलब वो खुद बताते थे। उसके बाद में 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह सभा बनाई गई थी। इस सभा में कहा मतलब क्या कहा गया था, कानून का पालन ना करना, जेल जाना और शपथ लेना। आगे चलते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस कांड का महत्वपूर्ण क्यों थी, मतलब कांड क्यों हो गया, क्योंकि भारी भीड़ जो थी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी और कर रही थी, परंतु क्या अमृतसर में जलियांवाले बाग में। और उसी समय जो गवर्नर जनरल था, जनरल डायर ने गोली चलवाने की हत्या मतलब गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिससे हज़ारों लोगों की हत्याएं हो गई थी। इसको ही क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ, डॉक्टर मतलब डाक पर सेंसर लग गई, बादशाही मस्जिद पर ताला लग गया, लोगों की गिरफ्तारी हुई इसी कांड के तहत। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या, नाइट की अपनी उपाधि इसी विद्रोह में मतलब इसी जो क्या कहते हैं कांड में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की अपनी उपाधि वापस कर दी थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये हुआ हमारा 1919 से 1922 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन मतलब प्रारंभ हुआ था। इसके तहत क्या, अली भाइयों में कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी ने क्या, खिलाफत कमेटी का गठन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा रह गया बस, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर रह गया, क्योंकि हमारा अब एक लास्ट चैप्टर है बस। उसके बाद में 31 अक्टूबर, एक मिनट, 31 अगस्त 1920 को क्या, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, 31 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या, स्कूल कॉलेज अदालतों का बहिष्कार करने की बात की गई थी। 1920 में एक कलकत्ता अधिवेशन मतलब कलकत्ता में विशेष अधिवेशन किया गया, जिसमें क्या 1 अगस्त को 64 वर्षीय हमारे लोकमान्य तिलक जो थे इनका देहांत हो गया। परंतु इनकी कमी को जल्दी गांधी जी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरा कर दिया। मतलब जो थे लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उसके बाद में आता है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था जिसमें क्या शांतिपूर्ण कानून का उल्लंघन करने की बात की गई थी, 1920 में हुआ था। और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका पॉइंट कि कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में किया था, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया। इसमें क्या कमेटी अब भाषाई आधार पर भी गठित की जाएगी और 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी बनाई गई। सदस्यों का शुल्क घटाकर 4 आने कर दिया गया था। उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, इस समय हाँ देख सकते हैं कि उस समय जो था कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे, मतलब जो था जो नागपुर अधिवेशन के बाद में, यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद में जो नागपुर अधिवेशन हुआ उसके बाद में जो कांग्रेस छोड़ने वाले नेता में प्रमुख नेता कौन कौन थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, GS खारपड़े थे, बिपिन चंद्र पाल थे, एनी बेसेंट थी। ये सब क्या थे, कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता थे। उस समय प्रमुख जो विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, अलीगढ़ जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म भी उसी समय हुआ था। आगे देते हैं, इन राष्ट्रीय कॉलेजों के शिक्षक कौन थे, आचार्य नागेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, ये प्रमुख कौन से उस समय के शिक्षक थे। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन के लिए एक कोष मतलब स्थापित किया था जिसे क्या कहते हैं, तिलक स्वराज कोष कहा गया था। मतलब असहयोग आंदोलन चलाने के लिए एक कोष की स्थापना की गई थी जिसे कहा गया था तिलक स्वराज कोष कहा गया था। इसके बाद में आता है अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन क्यों कहा था, मतलब इससे पहले हम बता चुके हैं अकाली आंदोलन के बारे में कि गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जा को ख़त्म करने के लिए एक मतलब अहिंसक आंदोलन था, परंतु क्या हिंसा हो गई थी फिर भी, इसे क्या कहते हैं, अकाली आंदोलन कहा गया था। उसके बाद मिदनापुर में यूनियन बोर्ड में कर देने से मना कर दिया, यानी कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसी के तहत क्या मिदनापुर में जो था कर देने से मना कर दिया। पेडनाडु गांव में क्या है, सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। केरल के मालाबार क्षेत्र में क्या नेपला मुस्लिम ने किसान विद्रोह कर दिया। ये सब क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में सब हो रहा है। उसी के बाद में गोरखपुर जिले में एक चोरी चोरा कांड हो गया 1924 ईस्वी में, और चोरी चोरा कांड के तहत क्या है, करीब 22 पुलिसकर्मियों की मतलब आग लगा के हत्या, पुलिस थाने में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में था सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो था उड़ीसा के कटक में हुआ था, कब, 1897 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। और आगे देखते हैं, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई, परंतु क्या 4 वर्ष में ही कुछ स्वास्थ्य कारणों से इन्हें छोड़ दिया गया था। और 1922 में क्या तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया और खिलाफत आंदोलन जो था निष्फल हो गया, यानी खिलाफत आंदोलन का जो था जो है मतलब बिना मतलब का ही रह गया एक तरीके से। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने क्या भारत की खोज नामक एक पुस्तक लिखी, वो किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। और स्वराजवादियों ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जिसे किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 से 28 में इसे स्वराजवादी पार्टी कहा जाता था। और अपरिवर्तनवादियों में कौन कौन आते हैं हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और बापू राजेंद्र प्रसाद, ये सब हमारे क्या अपरिवर्तनवादी में आते हैं। अब आता है हमारा लास्ट और अंतिम चैप्टर, यानी कि 13 चैप्टर। इसमें क्या स्वराज के लिए संघर्ष लास्ट चैप्टर है। यहाँ तक कि जो रुका है वो यानी कि काफ़ी सीरियस कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छी बात है। चलिए मतलब वीडियो को आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में क्या बताया गया है, इसमें क्या स्वराज के लिए संघर्ष 2, एक नई शक्ति का आविर्भाव। चलिए देखते हैं। 1928 में अखिल भारतीय बंगाल छात्र का सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में मानवेंद्र नाथ ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में मतलब भाग लिया। 1924 में क्या मुजफ्फर अहमद और श्रीपद अमृत डांगे को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे चलते हैं। 1928 में क्या टैक्स ना देना आंदोलन प्रारंभ किया किसने, वल्लभ भाई पटेल ने।
और जमशेदपुर में टाटा लोह इस्पात के कारखाने में हड़ताल हुई, जिसमें क्या सुभाष चंद्र बोस ने मतलब हड़ताल को समाप्त करने में सहयोग दिया। और आगे देखते हैं 1924 में क्या हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना हुई। और 1925 में क्या काकोरी षड्यंत्र हुआ। काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे और रोशन सिंह भी थे। और 1928 में क्या हमारा एक महत्वपूर्ण हुई, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। उसके बाद में आता है हमारा 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध हुआ, यानी कि 1928 में एक साइमन कमीशन आया जिसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय शहीद हो गए लाठी चार्ज के कारण। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स को मार डाला। और इसी विरोध में मतलब क्या है मतलब इसी की सज़ा में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को मतलब 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फोड़ा, जो उन्होंने क्या कहा था कि बहरों को सुनाना। इस बारे में मतलब उन्होंने जो था किसी का मारने का उनका कोई मकसद नहीं था, केवल अपना विरोध प्रदर्शन करना था उन्हें। 1930 में ही 1930 में क्या है एक चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर छापा डाला। इसका मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर मतलब मास्टर सूरसेन जो थे, चटगांव शस्त्रागार का जो है मतलब जो क्या कहते हैं नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद में आता 23 दिवसीय, यहाँ पे जितिन दास शहीद हुए थे। 23 दिवसीय क्या भूख हड़ताल, इन्होंने 23 दिन की भूख हड़ताल की थी। कौन थे वो? जितिन दास थे। जितिन दास ने क्या 23 दिवसीय भूख हड़ताल की, उसके बाद में यह शहीद हो गया था। इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की थी? क्योंकि जेल की अमानवीय परिस्थितियों के कारण इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। कब दी? 23 मार्च 1931 को। उसके बाद में आता है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में एक पार्क में शहीद कौन? भगत सिंह शहीद हो गए, जिसे नहीं कौन? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे शहीद हो गए। इसी पार्क को क्या नाम रख दिया गया? पहले इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, अब इसका नाम हो गया क्या? आज़ाद पार्क। आगे चलते हैं 1927 में क्या था? इंडियन स्टेटरी कमीशन, साइमन कमीशन जिसे कहा जाता, 1927 में बनाया गया था। और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने क्या एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। इससे क्या मुस्लिम लीग, सिख लीग और हिंदू महासभा ने विरोध किया। यानी कि अगर पूछा जाए कि मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में, इसमें किसने किसने विरोध किया था, तो ये सब हो जाएंगे। उसके बाद में था एक पूर्ण स्वराज का नारा आया फिर, जो क्या मोतीलाल नेहरू ने 1928 का अधिवेशन किया था कलकत्ता में, उससे किया था। पर 1929 का जो था लाहौर का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया। और 31 दिसंबर 1929 का भी स्वाधीनता का नया झंडा जब बनाया गया 1929 में। और 26 जनवरी से 1930 को क्या था? हमारा पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया 1930 को। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नागरिक अवज्ञा या फिर साविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। कहाँ से? डांडी से यह स्टार्ट किया 78 अनुयायियों के साथ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। उसके बाद में अहमदाबाद में कहाँ से मतलब कि डांडी से अहमदाबाद तक, गुजरात के तट तक। और 6 अप्रैल को दांडी में क्या मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा। उसके बाद में क्या जंगल कानून तोड़े गए, चौकीदारी कर अदा नहीं किया गया, शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया। आगे इसी के तहत क्या सीमांत गांधी नामक एक थे नेता, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें क्या खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था। और लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इन्होंने क्या अहिंसक आंदोलन था इनका, और स्वाधीनता का संघर्ष हुआ था, मतलब अहिंसक स्वाधीनता का संघर्ष इन्होंने लड़ा था। इन्होंने सीमांत गांधी जी ने क्या कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतकार या फिर लाल कुर्ती मतलब नेता। अगर नागालैंड की एक रानी है, रानी गिडालू जो है 13 वर्ष की अवस्था में ही क्या
विद्रोह करते हुए जेल में डाल दी गई थी। और उसके बाद में मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में इन्हें छुड़वाया गया। उसके बाद में आता है 1930। आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ से 1600 से स्टार्ट हुए और 1930 तक आ चुके हैं। अब छोटा सा ही रह गया है, आगे कंप्लीट कर लेते हैं अभी से। 1930 में क्या लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के मतलब विचारों पर कांग्रेस ने विरोध किया। लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में। 1931 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, इसमें डोमिनियन स्टेट देने से मतलब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था। उसके बाद में आता है 1932 का तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है, मतलब पहले में नहीं लिया, दूसरे में लिया और तीसरे में मतलब कोई भाग कांग्रेस नहीं लेती। पर क्या है यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद में आता है हमारा 1935 का एक्ट, जिसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों को स्वायत्तता और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को मतलब स्थापना की गई। और 14% जनता को क्या मताधिकार दे दिया गया। 14% जनसंख्या को नागरिक, प्रशासनिक और पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। उसके बाद में 1937 में क्या चुनाव हुआ है। 1937 में चुनाव में भाग में क्या 11 में कांग्रेस ने जो था 7 में जीत प्राप्त की और 2 में साझी सरकार बनाई, यानी कि कुल 9 जगह सरकार बनाई। परंतु क्या बंगाल और पंजाब में कांग्रेस को विजय प्राप्त नहीं हुई। उसका छोटा सा पॉइंट है क्या 1929 और 1936 ईस्वी में 37 ईस्वी में क्या जवाहरलाल नेहरू रहे। 38 और 39 में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। आगे चलते हैं, आगे आता है 1938। 1938 में क्या सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई। 1935 में क्या पूरनचंद जोशी ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 में क्या आचार्य नारेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। आगे आता है हमारा 1939। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, तो हम फैक्ट के जरिए आगे बढ़ते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये स्थापना क्यों की थी, क्योंकि कांग्रेस में मतलब गांधी जी के विरोध में मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के विजयी हो गए, तो गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया था। तो गांधी जी के विरोध के बाद में मतलब जो सुभाष चंद्र बोस ने था कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन का स्थापना की थी। उसके बाद में आता है 1936 में सहजानंद सरस्वती ने क्या अखिल भारतीय किसान सभा, काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद में था 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या ब्रुसेल्स में आयोजित एक क्या जातियों के सम्मेलन में भाग लिया था 1927 में। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में आता है लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे। 1938 में डॉक्टर एम अटल ने डॉक्टरों का एक दल चीन भेजा। 1936 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ और नेहरू ने ही किया था। 1921 में क्या हुआ, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना मतलब हुई, और इसे राजा महाराजाओं का मेल मिलाप करना था। उसके बाद 1939 में ऑल इंडियन स्टेट कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, नेहरू ही थे, क्योंकि उस समय जब क्या राजनीति में नेहरू जी की काफ़ी भूमिका बढ़ चुकी थी, तो काफ़ी अधिकतर जगह पे नेहरू ही होंगे। आगे 1939 में क्या जर्मनी का हिटलर, उसने क्या किया था, यानी कि उस समय राजनीतिक मतलब विश्व राजनीति काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, तो भारत की मतलब स्वतंत्रता में जो था उसने काफ़ी भूमिका निभाई, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जर्मनी का हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 में ही, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और 1938 में ऑस्ट्रिया, 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर चुका था। उसके बाद प्रथम सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और आगे देखते हैं 1942 में क्या स्टैफोर्ड क्रिप्स ने प्रस्ताव लाया, जिसे क्या जल्दी से जल्दी स्वशासन स्थापित करने की बात कही गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इसके बाद में हमारा आता है क्रिप्स मिशन की असफल रहा। फिर 1942 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हो गया। कहाँ से, मुंबई से।
और असहयोग मतलब अहिंसक की बात कही गई थी, परंतु क्या हुआ, हिंसा काफ़ी हुई। जन संघर्ष का भी लक्ष्य था। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, जो क्या था, स्व स्फूर्त आंदोलन था, नेता विहीन था। स्कूल कॉलेज हड़ताल और लाठीचार्ज हुई, गोलीबारी हुई और क्रूर दमन हुआ, यानी कि काफ़ी क्रूर दमन हुआ। और अहिंसक की जगह पे क्या हिंसक घटनाएं काफ़ी हुई। और लोगों ने क्या है, सरकार मतलब क्रांतिकारियों ने क्या समानांतर सरकारें स्थापित कर ली थी। और क्या है, उच्च वर्ग और नौकरशाह ने क्या सरकार के वफादार रहा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन लोगों का हित जो था सरकार के पक्ष में था, तो इन लोगों ने क्या सरकार के ही वफादार रहे। और इसके बाद में तो ये क्या रहे, हमारे सरकार जी मतलब जो नेता जो थे सरकार के वफादार रहे। आगे देखते हैं। आगे आता है 1945 में क्या एक विद्रोह समाप्त, 1945 तक यानी कि विद्रोह का समाप्ति हो गई थी। और क्या उच्च वर्ग और नौकरशाह क्या थे सरकार के वफादार है, पर क्या 1945 तक विद्रोह को समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधियां सारी की सारी ठप हो चुकी थी। और सुभाष चंद्र बोस क्या थे, वो देश के बाहर निकल गए और सेना बनाने के लिए चले गए। तो 1941 में जो था वो चले गए कहाँ से, रूस गए। रूस के बाद में वो जर्मनी गए, जर्मनी से जापान और जापान से सिंगापुर। सिंगापुर में एक हमारी थी आज़ाद हिंद फौज की संगठन, जो किसने बनाया था, रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह ने बनाया था। इसके सेनापति किसको बना दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। इसके सैनिक जो कहाँ से आए थे, इसके सैनिक जो मुख्य रूप से आए थे मलाया, सिंगापुर, बर्मा, जापानी सैनिक जो थे, सैनिक बंदी जो थे, उन्हें भारतीय सैनिक और अधिकारियों के साथ मिलकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी। उसी के बाद टोक्यो जाते समय क्या है, उनकी दुर्घटना हो जाती है वायुयान में। तो उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं कि उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, ये एक राज था। उसी समय क्या है, शाहनवाज, जनरल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल ने क्या दिल्ली मुकदमा चलाया गया था, इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। लेकिन क्या दोषी पाए जाने के बाद भी सरकार ने इन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उस समय सरकार के ऊपर जो था राजनेताओं का काफ़ी बड़ा दबाव था इसलिए। और इस क्वेश्चन को 2022 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में था 1946 में ही क्या मुंबई में सरकार ने नौसेना जहाजियों पर विद्रोह कर मतलब नौसैनिक जहाजियों पर नौसेना ने विद्रोह कर दिया था मुंबई में 1946 में ही। उसके बाद में क्या इसके बाद में शांति कर दी गई थी। उसके बाद में था 1946 में क्या कैबिनेट मिशन आया। इसने क्या 2 स्तरों वाली संघीय सरकार योजना प्रस्तुत की, प्रांतीय और रजवाड़ों को एक संघ होगा। इसका देखा प्रतिरक्षा, विदेश मामले, संचार मामले पर केंद्र का नियंत्रण होगा। इसके अंदर क्या प्रतिरक्षा, विदेश और संचार पर क्या केंद्र का नियंत्रण होगा। और 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या अंतिम मंत्रिमंडल का गठन किया और पहले मुस्लिम लीग संविधान का क्या है बहिष्कार करती है, बाद में मान लेती है। और 20 फरवरी 1947 को पीएम क्लीमेंट्स एटली ने क्या घोषणा की कि 1948 तक भारत को छोड़ दिया जाए, भारत को छोड़कर अंग्रेज चले जाएंगे। पर 1947 में क्या लुईस माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कर दिया। किसने, लुईस माउंटबेटन ने 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हुई और जून 1947 में ये भारत छोड़कर भाग निकले, क्योंकि उस समय क्या है परिस्थितियाँ बहुत ही विकराल और हिंसक हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या है जल्द से जल्द छोड़ने की जो है विचार बना लिया, क्योंकि उस समय क्या है वैश्विक राजनीति भी काफ़ी दबाव था, वैश्विक राजनीति का भी दबाव था। उसके बाद में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और 26 जनवरी सन 1900 का हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। इसी के साथ हमने क्या अपना आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट रिवीजन या फिर कहा है कि कंप्लीट अध्ययन कर लिया मैराथन क्लास का। आप यहाँ पे एक मोटिवेशन एक कविता लगी हुई है, यानी कि इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके तथा मन में सफलता की आकांक्षा लेकर हम सफल अवश्य होंगे। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा
इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो है मतलब कि अपने एग्ज़ाम और अपनी परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी मतलब सीरियस है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत की और कितना वीडियो मतलब कितना डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि भारत की नदियों पे, तो इसी में अटैच कर देंगे। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।